कल अपने फ्रांसीसी कर चुके थे, तो आज अपने करते हैं, मैंने कल ही बता दिया था कि आज अपने स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। लिख सकते हो भारत में नवीन राज्यों का उदय। यानी कि भारत में जैसे जैसे मुगल एम्पायर कमजोर होता गया, ठीक है, और कुछ अंग्रेजों ने मदद की, तो बहुत से जो सूबेदार थे या एरियाज थे जो मुगलों के अंडर थे, वो क्या हो गए, वो अपने आप को फ्री घोषित कर चुके थे। उन्होंने कहा हम किसी मुगल्स या किसी के अंडर नहीं है, हम अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। इसी क्रम में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए हैदराबाद, ठीक है, या हेडिंग डाल सकते हो निजाम ऑफ दक्कन, दक्कन के निजाम, या आप लिख सकते हो हैदराबाद, हैदराबाद। क्लियर करें। तो अगर अपने लिखे तो 1724 में हैदराबाद का जो फाउंडेशन किया या इसका फाउंडर जो था वो था निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क। इसका ओरिजिनल या इसका दूसरा नाम था चिन कुलिच खान, चिन कुलिच खान, चिन कुलिच खान, चिन कुलिच खान। 1724 में निज़ाम उल मलिक या चिन कुलिच खान ने क्या किया, मुगलों से अलग होकर के हैदराबाद स्टेट की नींव डाल दी थी, फाउंडेशन कर दिया था इसका। क्लियर हुआ। अगर बात करें चिन कुलिच खान की, तो ये तैमूर का वंशज था। ये किसका वंशज था, ये तैमूर का वंशज था। मतलब इसके जो पूर्वज थे, कई बार आता है कि निज़ाम उल मुल्क के पूर्वज कहाँ के निवासी थे, तो इसके जो पूर्वज थे वो समरकंद के रहने वाले थे। आपने तैमूर लंग का नाम सुना है, ठीक है, तो समरकंद में कौन रूल करता था, कभी तैमूर लंग रूल करता था। तो ये तैमूर लंग का क्या था, वंशज था। लिख लीजिएगा इस बात को कि ये तैमूर लंग का वंशज था, ठीक है। अब बात करें इसका ओरिजिनल नाम क्या था, चिन कुलिच खान, या इसको एक नाम और से भी जाना जाता है बहादुर जंग के नाम से, बहादुर जंग, बहादुर जंग। तो याद रखना, अगर बात करें कि निज़ाम उल मुल्क, तो निज़ाम उल मुल्क उसका नाम नहीं था, इसको टाइटल मिला था, बाद में यही इसका नाम हो गया। और ये टाइटल इसको दिया था मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने, मुगल एम्परर जो फर्रुखसियर था। अगर बात करें टाइटल की, निज़ाम उल मुल्क, ये इसको टाइटल दिया गया था किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा निज़ाम उल मुल्क किसको, चिन कुलिच खान को या बहादुर जंग को क्या दिया गया था, टाइटल दिया गया था। क्लियर हो गया यहां तक। एक बार फिर से बता दूं कि 1724 में हैदराबाद का फाउंडेशन किया था निज़ाम उल मुल्क ने, जिसका ओरिजिनल नाम चिन कुलिच खान था या बहादुर जंग था। इसके पूर्वज समरकंद के निवासी थे, मतलब समरकंद पे तैमूर लंग कभी राज करता था, तो ये तैमूर लंग का वंशज था। क्लियर हो गया। भारत के मुगल एम्परर फर्रुखसियर ने चिन कुलिच खान को निज़ाम उल मुल्क का क्या दिया था, टाइटल दिया था। दूसरा, आपने एक नाम पढ़ा होगा मोहम्मद शाह, पढ़ा है, ठीक है। फर्रुखसियर के बाद जो बना था वो था मोहम्मद शाह, या वो एक मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह। तो याद रखना, मोहम्मद शाह ने इसको टाइटल दिया था आसफ जंग, आसफ जंग। क्लियर। कई बार ये लिखा आता है आसफ जहां,
तो याद रखना आसफ जंग या आसफ जहां का जो टाइटल दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था, जिसको आप क्या बोलते हो? रंगीला बादशाह बोलते हो। जिसको क्या बोलते हो? रंगीला बादशाह बोलते हो। और इसी के टाइम इसी रंगीला बादशाह, अब पूछा जाए तो ये कब की बात है? 1722, 1722। 1722 में इसको टाइटल दिया गया था आसफ जंग या आसफ जहां, किसके द्वारा? मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह के द्वारा। क्लियर। लेकिन बाद में क्या हुआ? मोहम्मद शाह की एक्टिविटीज या जो ये काम करता था ना, उससे बड़ा परेशान हो गया। कौन? निजामुल मलिक। एक बात और याद रखना, मोहम्मद शाह का वजीर था ये। मोहम्मद शाह ने अपना वजीर किसे बनाया था? चिनकुलिस खान या निजामुल मुल्क को बनाया था 1722 में, और टाइटल दे डाला इसको क्या? आसफ जंग। लेकिन मोहम्मद शाह के कार्यों से, जो कामकाज था, उससे बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि ये मूर्ख बादशाह था ना एक टाइप से, तो इससे बड़ा गड़बड़ हुआ इसका। किसको? मोहम्मद शाह से। और इसीलिए 1724 में इसने क्या किया? हैदराबाद को एज ए फ्री स्टेट घोषित कर दिया। वहां का अपने आप को पहला निजाम घोषित कर दिया कि मैं यहां का पहला निजाम हूं। यहां तक क्लियर हो गया क्या? क्लियर। अब एक बार अगर थोड़ी सी और चले तो फरूख सियर ने क्या किया था? फरूख सियर ने इसको टाइटल दिया था निजामुल मुल्क, और क्या किया था? साउथ इंडिया में 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। क्लियर हो गया? 6 सूबों की क्या दी थी? सूबेदारी। यानी कि ये दक्षिण का निजाम था, या दक्षिण का सूबेदार दिया गया था इसको। साउथ इंडिया का या दक्षिण का सूबेदार, 6 सूबों की सूबेदारी दे दी थी। किसको? निजामुल मुल्क को। लेकिन मोहम्मद शाह के टाइम क्या किया गया? इसको वजीर बना दिया गया। मतलब इसे वापस कहां बुला लिया गया? मुगल कोर्ट में वापस, मुगल दरबार में वापस बुला दिया गया था। क्लियर। और ठीक है, जब इसको 6 सूबों की सूबेदारी दी गई थी, किसके द्वारा? फरूख सियर के द्वारा, तो इसे एक टाइटल दिया गया था, खाने खाना। खाने खाना। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसको इस साउथ इंडिया या दक्षिण अफ्रीका से हटा करके कहां का सूबेदार बना दिया गया? मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा के सूबेदार बना दिया गया। कोई बात नहीं, दोबारा से अगर मेरे कोई बोलने में गड़बड़ होगी मैं दोबारा से बात कर देता हूं। मैं करवा रहा हूं दक्कन ऑफ निजाम। 1724 में फाउंडेशन किया था इसका निजामुल मुल्क या चिनकुलिच खान ने, जिसके पूर्व समरकंद के निवासी थे या तैमूर के वंशज से। ठीक है, इसका नाम बहादुर जंग भी मिलता है। ठीक है, फरूख सियर ने इसको टाइटल दिया था निजामुल मुल्क, और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 6 सूबों की सूबेदारी दी थी और टाइटल दिया था खाने खाना। देखिए टाइटल कितने हो गए? निजामुल मुल्क, बहादुर जंग, खाने खाना और आसफ जहां या आसम जंग। ये टाइटल किसके हैं? निजामुल मुल्क के हैं। लेकिन ये ना लाइक किसको करता था? इसको बाद में वजीर बना दिया 1722 में। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना। क्लियर। लेकिन इसका जो दिमाग था या दिल था वो कहां था? वो साउथ में ही था। ये साउथ में ही जाना चाहता था। क्लियर। तो 1722 में मोहम्मद शाह ने इसे वजीर बनाया। ये कहां आ गया? ये दिल्ली आ गया या आगरा या मुगल कोर्ट में आ गया। लेकिन ये दिमाग में इसके क्या चल रहा था? अपने साउथ इंडिया के सूबे चल रहे थे। तो क्या हुआ? इसकी आदतों से परेशान होकर के, मोहम्मद शाह की आदतों से परेशान होकर के, ये निजामुल मुल्क ने क्या किया? 1724 में क्या छोड़ दिया? मुगल बादशाह को बिना बताए ये बंदा कहां निकल गया? ये साउथ के लिए निकल गया। ये निजाम कहां का था? उस टाइम ये था मालवा की सूबेदारी थी इसके पास। उस टाइम इसके पास किस की सूबेदारी थी? मालवा की सूबेदारी थी। और ये क्या था? ये मुगल कोर्ट में वजीर था। लेकिन वजीर मतलब मंत्री था। राजा के बाद सर्वे सर्वा यही था। और उधर से क्या कह रहे थे कि राजा तो बड़ा परेशान कर रहा था, रंगीला बादशाह था, उसके चर्चे हो रहे थे दूर दूर तक, क्योंकि मुगलों का बड़ा नाम था ना, ऑल
वर्ड में या होल एरिया में, तो उसकी बड़ी बदनामी हो रही थी, तो उससे ये बड़ा तंग हुआ और ये बिना बताए निकल गया कहाँ, साउथ के लिए, अपने उन्हीं सूबों पे वापस अधिकार करने के लिए। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, वजीर क्यों बनाया था ये मैं मुगल कोड में बता चुका हूं। जब मैं मुगल पढ़ा रहा था, डाउनफॉल ऑफ मुगल पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था 1700 था। तो याद रखना, निजामुल मुल्क ने 1720 में जो सैयद ब्रदर्स थे उनका मर्डर कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। एक को युद्ध में हरा दिया था और एक को जहर देख करके मार दिया था। ये मैं मुगलों में पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से देख लेना। क्लियर? अदरवाइज जब मुगल्स पढ़ेंगे तब मैं दोबारा करवा दूंगा। क्लियर हो गया? तो 1720 में इसने सैयद ब्रदर का क्या कर दिया, सैयद बंधुओं की क्या कर दी, हत्या कर दी, और इसी के चलते इसको वजीर बना दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। चलिए अब एक बार दोबारा से आते हैं उसी बात पे, उसी पॉइंट पे कि ये वजीर था और मालवा का सूबेदार था, लेकिन मालवा इसको राज नहीं आया और ये जाना चाहता था साउथ इंडिया। तो 1724 में ये बिना बताए कहाँ निकल गया, ये साउथ की ओर निकल गया। मतलब बिना मुगल एम्परर को कोई नोटिस या कोई सूचना दिए बगैर। और आपको पता है 11 अक्टूबर 1724 ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया साउथ में, और वहां पे एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सकूरखेड़ा, बैटल ऑफ सकूरखेड़ा। या सकूरखेड़ा का युद्ध, सकूरखेड़ा का युद्ध। और इस सकूरखेड़ा के युद्ध के तहत निजामुल मुल्क ने क्या कर दी, हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन कर दिया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद का फाउंडेशन कर दिया और इसे क्या घोषित कर दिया, एक फ्री स्टेट घोषित कर दिया। और यहां का क्या बन गया, फर्स्ट निजाम। फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था, निजामुल मुल्क। किस युद्ध के बाद हैदराबाद की नींव डाली गई थी? ठीक है, अब इसमें इसने मदद किससे ली थी, हैदराबाद के लिए मदद किससे ली थी? तो याद रखना, इसने सकूरखेड़ा के युद्ध में किससे मदद ली थी, मराठों से मदद ली थी। चलिए अगर अपने बात करें इसकी सकूरखेड़ा के युद्ध की, तो याद रखना जब ये साउथ के ऊपर गया था या दक्कन में गया था, तो दक्कन का जो निजाम था या दिक्कन का जो सूबेदार था इस टाइम, तो दक्कन का सूबेदार था मुबारिज खां। मतलब अगर पूछे कि सकूरखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो एक तो हुआ था निजाम उल मुल्क, एंड इस टाइम यहां पे मुगल्स का जो सूबेदार था वो था मुबारिज खां। मुबारिज खां कि निजामुल मुल्क और मुबारिज खां, मुबारिज खां के बीच युद्ध हुआ था। समझ में आ गया कि ये बिना बताए मुगल कोर्ट से चला गया कहां, साउथ में। और 11 अक्टूबर 1724 में बैटल ऑफ सकूरखेड़ा हुआ, जो निजामुल मुल्क और मुगल सूबेदार, उस टाइम साउथ का सूबेदार था मुबारिज खां, इन दोनों के बीच हुआ था। और इसको युद्ध में हरा करके इसने किसकी नींव डाल दी थी, हैदराबाद की। इस युद्ध में जो निजामुल मुल्क ने जो हेल्प ली थी वो ली थी मराठाओं से, और मराठाओं में बाजीराव फर्स्ट से। इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने किससे हेल्प ली थी, बाजीराव फर्स्ट की मदद से। किसको हरा दिया था, मुबारिज खां को। और याद रखना इसने निजाम बनने के बाद इसने अपना दीवान बनाया था, फर्स्ट दीवान ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद का निजाम। ये एक हिंदू था। किसको बनाया था, एक हिंदू को बनाया था जिसका नाम था पूरनचंद। पूरनचंद। अगर पूछे कि निजामुल मुल्क का दीवान कौन था, तो ये कौन था, ये पूरनचंद था। अब मराठाओं से इसने मदद ली, तो बदले में मराठाओं को क्या दिया, बहुत सा पैसा दिया।
बहुत सा पैसा दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यानी कि 1729 में, हटा दो, मतलब अब हैदराबाद स्टेबल हो गया, अब हैदराबाद स्टेबल हो गया, ये मुगलों से समंतर हो गया। ठीक है, लिखिए 1729, 1729 एक युद्ध हुआ था मराठाओं और निजाम के बीच, जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ पालखेड़ा, पालखेड़ा का युद्ध। पालखेड़ा का युद्ध। तो अगर पूछा जाए कि किस किस के बीच में हुआ था, तो मराठास एंड निजाम उल मुल्क, या ये नहीं होगा तो यहां पे लिखा होगा बाजीराव फर्स्ट और निजाम उल मुल्क के बीच। मराठा इसमें जीत गए थे और निजाम उल मुल्क इसमें हार गया था, और इसी के चलते इसने मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी टैक्स देना स्वीकार कर लिया था। मतलब मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी देना निजाम ने स्वीकार कर लिया था, मराठाओं को ये टैक्स देने लग गया था। क्लियर। 1748 में निजाम उल मुल्क की क्या हो गई, डेथ हो गई। निजाम उल मुल्क वाज डाइड, ये मर गया। क्लियर। इसके बाद की कहानी अपने कल पढ़ चुके हैं फ्रांसिस में। इसकी डेथ के बाद निजाम उल मुल्क का जो बेटा था, निजाम उल मुल्क या सफर जंग या आसफ जहां, मैंने बताया था ना, उसका जो बेटा था उसका नाम था नासिर जंग। वो क्या बना, नासिर जंग क्या बना, नेक्स्ट नवाब बना। और कल मैं ये करवा चुका हूं कि नासिर जंग जब क्या बना, शासक बना, तो इसी का एक भतीजा था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। उसने इसको क्या दे डाली, चुनौती दे डाली। इसके साथ अनवरुद्दीन था और इसके साथ चांदा साहब था। कल मैं बता चुका हूं इसकी स्टोरी, कर्नाटक का सेकंड वॉर जो करवाया था। आपने 3 वॉर पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें कर्नाटक वॉर में मैं ये करवा चुका हूं कि निजाम उल मुल्क या आसफ जहां की जैसे डेथ हुई तो अगला नवाब बना नासिर जंग, और उसके नेफ्यू मुजफ्फर जंग ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। इसके बाद कर्नाटक वॉर हुआ और आपको पता है क्या क्या हुआ, तो इसके बाद अपने नहीं करते, वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट नवाब बन गया 1748 में कौन, नासिर जंग। हटा दो इसको। 1798 में निजाम अली ने लॉर्ड वेल्जली के साथ क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। और याद रखना, सहायक संधि करने वाला भारत का पहला स्टेट ही कौन सा था, फर्स्ट स्टेट हैदराबाद था। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला या यूरोपियन के साथ सहायक संधि करने वाला पहला स्टेट हैदराबाद था। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर अपने आए 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 हैदराबाद का लास्ट निजाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। और इस टाइम देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 13 सितंबर 1948 जब भारत का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, तो जो यहां का निजाम था, निजाम उस्मान अली खान, इसने क्या कहा, इसने पाकिस्तान में शामिल होने की, इसने पाकिस्तान के साथ शामिल होने की इच्छा जताई। ये बोला मैं भारत के साथ नहीं रहूंगा, या तो मैं फ्री रहूंगा या मैं किसके साथ जाऊंगा, पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा
पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको क्या कर दिया था, इंडिया में मर्ज कर लिया था, यानी कि इंडिया में मिला लिया था। तो यह पूछा जाता है भारत का वो स्टेट या वो रियासत जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया या यूनियन में शामिल किया गया, तो वो कौन सा था, हैदराबाद। देखिए जब पुलिस कार्रवाई हुई थी ना, तो 3 दिन के बाद निजाम ने हथियार डाल दिए थे। जब इस पे 13 सितंबर 1948 में इसने कहा कि मैं कहां जाऊंगा, मैं तो पाकिस्तान के साथ मर जाऊंगा, तो इस पे पुलिस कार्रवाई की गई और 3 दिन की कार्रवाई के बाद निजाम ने क्या डाल दिए, हथियार डाल दिए। और 1 नवंबर 1948 में, 1 नवंबर 1984 में इसे इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। क्लियर हुआ? देखिए निजामुल मुल्क या चिनकुलिस खान ने 1724 में क्या किया था, हैदराबाद का फाउंडेशन किया था, वो तैमूर का वंशज था, ठीक है। और फरुख सियर के टाइम उसे 6 सूबों की सूबेदारी दी गई थी, किधर, साउथ इंडिया में। लेकिन 1720 में उसने क्या किया, सैयद ब्रदर का मर्डर करवा दिया। और जब मोहम्मद शाह रंगीला राजा बना तो उसने उसको अपना क्या बना दिया, वजीर बना लिया और मालवा की सूबेदारी दी। लेकिन 1722 में रंगीला से तंग आकर के वो उसको बिना बताए कहाँ चला गया, साउथ में वापस चला गया। और साउथ में जब वो गया तो मुबारिज खां से उसका क्या हुआ, युद्ध हुआ, सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें उसने मराठों से मदद ली और उसको हरा दिया। और 1724 में क्या कर दिया, फाउंडेशन कर दिया किसको, हैदराबाद का, और अपना दीवान बनाया पूर्ण चंद नाम के एक हिंदू को। लेकिन बाद में 1729 में बाजीराव फर्स्ट के साथ, मराठों के साथ उसका युद्ध हुआ पालखेड़ा का, जिसमें निजाम हार गया और उसने चौथ और सरदेश मुखी देना कबूल कर लिया, किसको, मराठाओं को। उसके बाद 1748 में इसकी मौत हो गई। तो इसके बाद इसका बेटा नासिर जंग क्या बना, अगला नवाब बना। और उसी के चलते, मुजफ्फर जंग के चलते अनवरुद्दीन और चांदा साहब के टकराने पर क्या हुआ थे, कर्नाटका वॉर हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो 1798 में निजाम अली ने लॉर्ड वेस्ली के साथ सहायक संधि कर ली थी। और भारत का सहायक संधि करने वाला पहला स्टेट ही कौन सा था, हैदराबाद। 13 सितंबर 1948 को निजाम उस्मान अली खान ने पाकिस्तान के साथ जाने की बात की। तो इस पे क्या किया, वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई की और 3 दिन की पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम ने हथियार डाल दिए और 1 नवंबर 1948 को इसे किस में शामिल कर लिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और इसी द्वारा ये जो स्टेट नया बना था, ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जाट स्टेट ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जाट राज्य या भरतपुर का जाट राज्य, भरतपुर का जाट स्टेट। और भरतपुर, भरतपुर का जाट राज्य, भरतपुर का जाट राज्य। याद रखना, दिल्ली, मथुरा और आगरा के जो जमींदार थे, वो क्या कहलाए, वो जाट कहलाए। क्लियर? दिल्ली, मथुरा और आगरा में जो मुगलों के टाइम या उससे पहले जो जमींदार थे वो क्या कहलाए, वो जाट कहलाए। 1669 में औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब के पीरियड में या औरंगजेब के टाइम फर्स्ट जाट रिवोल्ट हुआ, फर्स्ट जाट रिवोल्ट हुआ। आपको सभी को पता है कि फर्स्ट 1669 में औरंगजेब के टाइम फर्स्ट जाट रिवोल्ट किसने किया था, गोकुल ने किया था, गोकुल जाट ने किया था। ठीक है, तो पहला जाट विद्रोह कब हुआ था, 1669 में हुआ था, औरंगजेब के टाइम। ठीक है, और किसने किया था, गोकुल जाट ने किया था। 1686 में
क्या हुआ, सेकंड जाट रिवोल्ट हुआ, दूसरा जाट विद्रोह हुआ, ठीक है। और इस टाइम लीडरशिप किसके पास थी, या लीडर कौन था इनका, वो था राजाराम जाट, वो था राजाराम जाट। इसने क्या किया, इसने आगरा में अकबर के जो टॉम्ब था, अकबर का जो टॉम्ब था, मकबरा था, अकबर का जो मकबरा था, उस पर अटैक किया और उसको लूट लिया, उसको अटैक किया और उसको लूट लिया। क्या की, लूट की, किसकी, अकबर के मकबरे की, अकबर की लूट की, उसकी कब्र को खोदा, हड्डियां निकाली या उसकी अस्थियां निकाली और उसको क्या करिया, जला दिया। क्लियर। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसे पहले दफनाया गया था लेकिन बाद में उसको जलाया गया था, तो अकबर बनता है। क्लियर हो गया। राजाराम ने क्या किया, आगरा में अकबर के अटैक किया। अब अगर पूछा जाए आगरा में अकबर का मकबरा कहां है, तो सिकंदरा में है। समझ में आ रही है ना, आपने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल है, अगर यहाँ पे कोई गलती भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको बताए कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था, छोटी से छोटी बुक पढ़ोगे तो भी ठीक है। अकबर सिकंदरा पे अटैक किया, अकबर के उसको मकबरे को खुदाई की, उसमें से उसकी हड्डियां निकाली और क्या किया, जला दिया, उन अस्थियों को जला दिया। क्लियर। अब सीधी सी बात है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मुगल गुस्से तो होंगे ही होंगे, तो उन्होंने राजाराम के अगेंस्ट क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि इसको पकड़ो और मारो। क्लियर हुआ। लेकिन ये तो हो गई थोड़ी सी स्टार्टिंग। लेकिन अगर अपने बात करें कि जाटों का स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट या पहला स्वतंत्र जाट राज्य जो क्रिएट किया था, वो किया था चूड़ामन जाट ने। स्वतंत्र राज्य की नींव डालने वाला कौन था, वो था चूड़ामन जाट। 1695 से 1721 तक, 1695 से 1721 तक इसने एज ए रूल किया, फ्री स्टेट या फ्री जाट रूलर के हिसाब से। क्लियर हुआ। और इसी ने क्या किया, भरतपुर में भीम का किला बनवाया, मतलब किलेबंदी स्टार्ट कर दी, भीम का किला बनाया। और यहीं से किसकी नींव डली, भरतपुर की नींव डली। इसने भीम का किला बनाया, भीम से बाद में इस एरिया को नाम दे दिया गया भरतपुर। क्लियर। ये जो किले का एरिया था, इसने यहां पे अपना एक स्टेट क्रिएट कर लिया और बाद में स्टेट को क्या नाम दे दिया गया, भरतपुर। तो याद रखना, भीम की किले का निर्माण करवाया और इसी के साथ किसकी नींव पड़ी, भरतपुर की नींव पड़ी। और जैसे ये हुआ तो 1721 में आपने जब मुगल पढ़े हैं तो मुगलों में आपने पढ़ा होगा जय सिंह, मनसब था उसके पास, सेनापति था। तो याद रखना 1721 में जय सिंह ने चूड़ामन पे क्या किया, अटैक किया और भीम का किला जीत लिया। मतलब जय सिंह ने किस पे अटैक किया, चूड़ामन पे अटैक किया और किस किले को जीत लिया, भीम के किले को जीत लिया। इससे चूड़ामन को क्या लगा, इसको बड़ी अपनी बेइज्जती महसूस हुई और इसने आत्मदाह कर लिया, मतलब इसने सुसाइड कर ली। ठीक है, अपने आप को आग लगा के मर गया ये। कि 1721 में जय सिंह, मुगल सूबेदार या मुगल सेनापति जय सिंह ने इस पे क्या किया, अटैक किया और भीम के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो ये बेइज्जती ये सह नहीं पाया और इसने क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, अपने आप को आग लगा दी। उसके बाद अगर बात करें तो 1721 से 1756 चूड़ामन जाट का भतीजा जिसका नाम था बदन सिंह, वो अगला क्या बना, जाट रूलर बना, बदन सिंह। लिख लीजिए जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट,
या रियल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट? रियल फाउंडर ऑफ जाट स्टेट, जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसका कारण क्या था आपको पता है? 1739 में दिल्ली पर किसका अटैक हुआ था? नादिर शाह ने अटैक किया था, करवाया ना नादिर शाह 1739 में, ठीक है, शाइस्ता खां और मैंने करवाया था, ठीक है। इसीलिए तो उधर निजामुल मुल्क और शाइस्ता खां गए थे, अवध का नवाब जिसने अवध क्रिएट किया था वो दोनों गए थे, ठीक है। 50 लाख रुपए में निजामुल मुल्क ने उसको बना लिया था कि तू वापस चला जा, लेकिन शाइस्ता खां ने कहा था दिल्ली में बड़ा कुछ है, तू वहां पे क्या कर, अटैक कर। जब अपने अवध पढ़ेंगे तो मैं ये चीज गौर से पढ़ा दूंगा, क्लियर। तो इसने अटैक किया था दिल्ली पे, और जब दिल्ली पे नादिर शाह का हमला हुआ तो उस टाइम मुगल क्या हो गए, मुगल कमजोर हो गए, और इसी चीज का फायदा किसने उठाया? बदन सिंह ने उठाया, और इसी के द्वारा डेवलप हो गया क्या? जाट स्टेट। जाट स्टेट ने अपनी पावर बढ़ा ली। और जब यहां पे ये अटैक कर रहे थे, नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया, तो मुगल सारे किधर लगे पड़े थे? नादिर शाह की ओर। तो याद रखना इसी टाइम बदन सिंह ने क्या किया? मथुरा पर कब्जा कर लिया, मथुरा पर अपना अधिकार कर लिया। वो तो नादिर शाह से उलझे पड़े थे, और बदन सिंह ने क्या किया? मथुरा को अपने जाट स्टेट में मिला लिया। अब नादिर शाह के बाद कौन आया था, कोई बता सकता है? इसका उत्तराधिकारी था अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। जब इंडिया पर अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? अटैक किया था, ठीक है। किसने अटैक किया था? अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। तो उस टाइम बदन सिंह ने क्या की थी? इसकी मदद की थी। किसकी? अब्दाली की। जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पर अटैक किया था नादिर शाह के बाद, तो उस टाइम बदन सिंह ने इसकी क्या की थी? इसकी मदद की थी, क्लियर। तो अब्दाली ने बदन सिंह को क्या दिया? एक टाइटल दिया, राजा। और अब इनके वर्ड में क्या जुड़ गया? राजा बदन सिंह हो गया। थोड़े टाइम के बाद बदन सिंह ने अपने नाम में महेंद्र वर्ड भी जोड़ लिया। अहमद शाह अब्दाली ने जब अटैक किया तो बदन सिंह ने उसकी हेल्प की, और इसी के चलते अहमद शाह अब्दाली ने उसको क्या नाम दिया? क्या टाइटल दिया? राजा, जिसमें उसने बाद में एक वर्ड जोड़ लिया महेंद्र। महेंद्र याद रहे या ना रहे, राजा जरूर रहना चाहिए। और इसी टाइम इसने क्या किया? डींग का किला बनवाया, डींग का किला बनवाया, और इसी टाइम इसने डींग का महल बनवाया। डींग का किला और डींग के महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि डींग का किला या डींग का महल किसने बनवाया था? तो महेंद्र राजा बदन सिंह ने बनवाया था, क्लियर हुआ? लिखा गया? इरेज कर दो। चलिए इसके बाद आगे लिखिए कि बदन सिंह की कोई औलाद नहीं थी, या बदन सिंह का एक अडॉप्टेड सन था। दत्तक पुत्र जानते हो ना, गोद लिया हुआ बेटा, दत्तक पुत्र बोलते हैं, गोद लिया हुआ बेटा। एक अडॉप्टेड सन था इसका। इसके बाद राजा बना सूरजमल। ये बदन सिंह का अडॉप्टेड सन था। 1756 से अडॉप्टेड सन था सूरजमल। 1756 से 63, 1756 से 63 तक। इसके टाइम जाट स्टेट था मथुरा। अगर पूछे जाट स्टेट में क्या आता था इसके टाइम, तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और मेरठ, ये जाट स्टेट का अंग हो गए थे। मतलब यहां तक जाट स्टेट फैल गया था। और यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा करके लिखना कि जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून किसको बोला जाता है भाई? सूरजमल को ही बोला जाता है, क्योंकि जाट शक्ति बड़ी पावर में बन गई थी और इसीलिए इसको नाम मिला जाटों का अफलातून, क्लियर। अब यहां पे कई बार अफलातून नहीं दिया होता तो लिखा होता जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो। तो वो भी कौन है? सूरजमल। एक ही बात है।
उसके बाद लिखिए 14 जनवरी 1761, पता है क्या दिन हुआ था इस दिन? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मैं डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैं मराठाओं में करवा चुका हूं, तो आप मराठा पढ़ लीजिए। मराठाओं में जब आप पढ़ोगे सदाशिवराव भाऊ को या मराठा पेशवास जो मैंने पढ़ाए थे वो पढ़ोगे तो उसमें आएगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। क्लियर? इसमें जाटों ने किसका साथ देने की बात कही थी? मराठाओं के साथ देने की बात कही थी, लेकिन बाद में एक मुगल किला था, एक मुगल फोर्ट था। देखो, मुगलों से मराठा क्या लेते थे? चौथ और सरदेशमुखी देते थे और बदले में कहते थे कि हम क्या करेंगे? मुगलों की सहायता करेंगे। और ये मुगलों की सहायता करने के लिए क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, क्योंकि वो चौथ और सरदेशमुखी रहते हो। तो जो जाट थे या सूरजमल था, उसने डिमांड की थी किसकी? इसने एक किले की डिमांड की थी, लेकिन वो किला किसके अंडर आता था? मुगलों के अंडर आता था। ठीक है, तो मराठाओं ने वो किला देने से जाटों को क्या कर दिया? मना कर दिया। और उसी के चलते इसमें जाटों ने मराठाओं की मदद नहीं की थी, इसीलिए ये युद्ध हार गए थे। अगर जाट मदद करते तो ये युद्ध जीत जाते। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो याद रखना, पहले सूरजमल ने क्या किया था? जाटों ने या सूरजमल ने मराठाओं की क्या की थी? मदद करने की बात कही थी या मदद करने का वादा दिया था। लेकिन बाद में सदाशिवराव भाऊ के साथ वो किले को लेकर के क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये इन्होंने मदद नहीं की, अपनी सेना लेकर के वापस चले गए। क्लियर? तो याद रखना, थर्ड बैटल में ये लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बाद में वापस चले गए। और आप सभी को पता है कि इस बैटल में मराठा बहुत बुरी तरह से हार गए थे। लगभग 28,000 मैं करवा चुका हूं मराठाओं में, तो आप वो देख लीजिए। क्लियर? 1763 में सूरजमल वाज डाइड। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई। क्लियर? इसके बाद सिर्फ लिखने वाली बात है, तो लिखिए जवाहर सिंह। इसके बाद बना अगला जाट राजा जवाहर सिंह, उसके बाद रतन सिंह, जवाहर सिंह के बाद रतन सिंह, उसके बाद निहाल सिंह, उसके बाद निहाल सिंह, उसके बाद नवल सिंह। इनमें से कुछ पूछा नहीं जाता इसलिए सिर्फ लिखवा रहा हूं, लिखना तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए चाहे। नवल सिंह, और उसके बाद रंजीत सिंह, और उसके बाद रंजीत सिंह। कई बार रंजीत सिंह की जगह रणधीर सिंह भी लिखा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजीत सिंह ज्यादातर यही आता है, तो यही ओरिजिनल नाम है इसका, रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह ने क्या किया? 1804 में जब क्या हो रहा था? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था। ठीक है, रंजीत सिंह ने 1804 में क्या किया था? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठाओं की मदद की थी। जसवंत सिंह होलकर, मराठाओं का कौन था? जसवंत सिंह होलकर की मदद की थी। और इसी टाइम क्या हुआ था? जसवंत सिंह होलकर की मदद की थी। ठीक है, जनरल लेक ने इस टाइम किस पे अटैक किया? डींग पे अटैक किया और डींग को जीत लिया, लेकिन भरतपुर के किले को नहीं जीत पाया। और इसीलिए भरतपुर के किले को क्या बोला जाता है? लोहेगढ़ का किला बोला जाता है। भरतपुर का किला क्या कहलाता है? लोहेगढ़ का किला। तो याद रखना, डींग को तो जीत लिया था किसने? जनरल लेक ने डींग पे अटैक किया और डींग को जीत लिया, लेकिन भरतपुर के लोहेगढ़ किले को, भरतपुर के लोहेगढ़ के किले को वो नहीं जीत पाया।
और इसी बात के चलते 1805 में भरतपुर को किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिशर के अंडर कर लिया गया। मतलब जाट स्टेट किसके अंडर आ गया, अंग्रेजी साम्राज्य में। इसका विलय हो गया किसके टाइम, राजा रणजीत सिंह के टाइम। मेरे ख्याल से अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं रहने चाहिए आपके। आगे हेडिंग डाल लीजिए, राजपूत स्टेट्स। राजपूत स्टेट्स, राजपूत राज्य, राजपूत राज्य। और ये अपने नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे।